नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे उमदा के चैनल में। ब्रह्मचर्य में पिछले वीडियो में हमने जो पढ़ा था ब्रह्मचर्य के लिए योग। तो ब्रह्मचर्य के लिए योग में हमने शुद्धि क्रियाएं हमने पढ़ ली थी, ठीक है, जिसमें कपालभाति के बारे में बताया गया था। तो आज के वीडियो में हम योगासन के बारे में पढ़ेंगे। योगासन 3 प्रकार का है: सर्वांगासन, शीर्षासन और सिद्धासन। योगासन में सर्वांगासन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सिद्धासन से। सिद्धासन हमारा कैसे होना चाहिए, तो मैं सिद्धासन के बारे में आज इस वीडियो में पढ़ूंगा। तो उसमें मैं फोटो भी डालूंगा कि आपको सिद्धासन में बैठने कैसे है, क्योंकि हम योगासन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आपको जब तक फोटो में दिखाई नहीं देगा तब तक आप समझ नहीं पाएंगे कि आपको बैठना कैसे है सिद्धासन में, ठीक है। तो आइए हम इसको सिद्धासन को आज स्टार्ट करते हैं और इसकी विधि के बारे में जानते हैं। इसकी विधि है: नंबर 1, जमीन पर पैर सीधे फैलाकर बैठें। नंबर 2, दाहिने पैर को मोड़ें और दाहिने तलवे को बाईं जांघ के भीतर हिस्से से इस तरह सटा कर रखें कि दाहिनी एड़ी का दबाव मूलाधार, प्रजनन अंग और गुदा द्वार के बीच का क्षेत्र पर पड़े। यह सिद्धासन का एक महत्वपूर्ण चरण है। नंबर 3, शरीर को आरामदायक और स्थिर स्थिति में लाएं ताकि एड़ी के दबाव को थोड़ा बढ़ाएं। नंबर 4, जब बायां पैर मोड़ें और बायां टखना सीधे दाहिने टखने के ऊपर रखें ताकि टखनों की हड्डियां आपस में स्पर्श करें और एड़ियां एक दूसरे के ऊपर रहें। नंबर 5, बाईं एड़ी से प्रजनन अंग के ठीक ऊपर जघनास्थि पर दबाव डालें जिससे प्रजनन अंग दोनों एड़ियों के बीच आ जाए। यदि यह स्थिति असुविधाजनक लगे तो बाईं एड़ी को जितना हो सके जघनास्थि के पास ही रखें। नंबर 6, बाएं पैर की उंगलियां और पंजे को दाहिनी पिंडली और जांघ की मांसपेशियों के बीच फैलाएं। यदि जरूरत हो तो हाथ की मदद से या दाहिने पैर को थोड़ा हिला कर जगह बनाएं। नंबर 7, दाहिने पैर की उंगली पकड़कर बाईं पिंडली और जांघ के बीच फैलाएं। नंबर 8, फिर से शरीर को आरामदायक स्थिति में व्यवस्थित करें। घुटने जमीन पर टिके हुए और बाईं एड़ी दाहिने एड़ी के ऊपर रहनी चाहिए ताकि पैर एक दूसरे से बंध जाएं। नंबर 9, मेरुदंड को सीधा और स्थिर रखें। ऐसा महसूस करें कि आपका शरीर जमीन में जुड़ा हुआ है। नंबर 10, हाथों को घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में रखें। नंबर 11, आंखें बंद करें और पूरे शरीर को शिथिल करें। सीमाएं: साइटिका या मेरुदंड के निचले हिस्से में विकार वाले लोग इस आसन का अभ्यास न करें। लाभ इसके क्या है? सिद्धासन मेरुदंड के ऊर्जा मार्ग में यौन ऊर्जा को नीचे के चक्रों से ऊपर की ओर प्रभावित करता है, जिससे मस्तिष्क सक्रिय होता है और तंत्रिका तंत्र शांत होता है। नंबर 2, नीचे रखा पैर मूलाधार चक्र को दबाता है और मूल बंध को सक्रिय करता है। ऊपर वाला पैर जघनास्थि पर दबाव डालकर स्वादिष्ठान चक्र को प्रभावित करता है। नंबर 3, यौन ऊर्जा की तरंगें मेरुदंड के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचती हैं, जिससे प्रजनन हार्मोन पर नियंत्रण स्थापित होता है। नंबर 4, ब्रह्मचर्य पालन और आध्यात्मिक साधना के लिए यह आसन आवश्यक है। नंबर 5, लंबे समय तक बैठने पर मूलाधार क्षेत्र में झुंझुनी या हल्की झंझनाहट महसूस होती है, जो रक्त संचार को प्राण शक्ति के पुनर्संतुलन का संकेत है। नंबर 6, यह आसन मेरुदंड के निचले भाग, उदर कटी प्रदेश, श्रोणि और अमाशय को पोषण और रक्त संचार प्रदान करता है। प्रजनन तंत्र और रक्तचाप को संतुलित करता है। ये हमारा था जो इस सिद्धासन के बारे में था। इसकी फोटो भी दी गई है, मैं आपको दिखा देता हूँ,
ठीक है, ये देखिए, ठीक है। तो इसमें ये फोटो भी दी गई है। अब हम पढ़ेंगे सर्वांगासन, सर्वांगासन के बारे में। तो इसकी मैं फोटो पहले ही दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ये फोटो है। ये देखिए, ये फोटो है सर्वांगासन के बारे में। तो आइए हम इस सर्वांगासन के बारे में पढ़ते हैं। इसकी विधि क्या है। तय किए हुए कंबल पर पीठ के बल लेट जाएं। ध्यान रखें कि सिर और मेरुदंड एक सीधे से हो, पर पैर सीधे और पंजे एक साथ रहें। हाथों को शरीर के दोनों ओर इस तरह रखें कि हथेलियां जमीन की ओर हों। शरीर और मन को पूरी तरह आराम दें। पैरों को सीधा रखते हुए उदर की मांसपेशियों को कसें और भुजाओं की मदद से सीधे धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठाकर सीधे ऊपर की ओर लाएं। जब पैर पूरी तरह लंबवत हो जाएं तो हाथों और भुजाओं से जमीन पर दबाव डालें। धीरे धीरे नितंब और मेरुदंड को भी जमीन से ऊपर उठाएं और शरीर के धड़ को लंबवत कर लें। हथेलियां ऊपर की ओर करें। कोहनियाँ मोड़ें और पीठ को सहारा देने के लिए हाथों को पसलियों के पीछे मेरुदंड से थोड़ी दूरी पर रखें। कोहनियों के बीच कंधों की चौड़ाई के बराबर पूरी होनी चाहिए। वक्ष को धीरे धीरे आगे की ओर लाएं ताकि ठुड्डी पर दबाव न पड़े। अंतिम स्थिति में पैर एक साथ लंबवत और गर्दन के साथ एक सीध में रहते हैं। शरीर कंधों गर्दन के पिछले भाग और सिर को पीछे टिकता है। भुजाएं स्थिर देती हैं। वक्ष ठुड्डी पर टिका रहता है और पैर शिथिल रहते हैं। आंखें बंद करें और जितना समय संभव हो इस स्थिति में रहें। शरीर को शिथिल रखें। प्रारंभिक स्थिति में लौटाने के लिए पैरों को धीरे धीरे आगे की ओर लाएं। जब तक पंजे सिर के पीछे और उससे आगे न पहुंच जाएं, पैरों को सीधा रखें। हाथों को धीरे धीरे नीचे की ओर हटाएं और भुजाओं को शरीर के बगल में जमीन पर रखें। हथेलियां नीचे की ओर हों। मेरुदंड को धीरे धीरे नीचे लाएं, जैसे हर कशेरुका को क्रमशः जमीन पर रखा जा रहा हो। फिर नितंबों को भी जमीन पर रखें। घुटनों को सीधा रखते हुए पैरों को धीरे धीरे जमीन पर उतारें। यह सब बिना भुजाओं के सहारे के करें। सभी क्रियाओं को संतुलन और नियंत्रण के साथ करें ताकि शरीर धीरे धीरे और सहज रूप से जमीन पर आ जाए। श्वसन और हृदय गति सामान्य होने तक श्वासन में विश्राम करें। शवासन में विश्राम करें। श्वसन हेडिंग है श्वसन है। प्रारंभिक स्थिति में सांस लें। अंतिम स्थिति में आते समय सांस रोकें। जब शरीर स्थिर हो जाए तो धीरे धीरे और गहरी उदर श्वास लें। शरीर जमीन पर लाते समय फिर सांस रोकें। प्रारंभिक स्थिति में आकर सांस छोड़ दें। अवधि। प्रारंभिक अभ्यासियों को अंतिम स्थिति में थोड़ी देर ही रुकना चाहिए। सामान्य स्वास्थ्य के लिए सप्ताहों में धीरे धीरे इस समय को बढ़ाकर 3 से 5 मिनट तक रखा जा सकता है। एक अभ्यास सत्र में इसे केवल एक बार करें। इसके लाभ क्या क्या हैं। इस आसन में वक्ष का दबाव ठुड्डी पर पड़ने से थायराइड ग्रंथि सक्रिय होती है, जिससे रक्त परिसंचरण, पाचन, प्रजनन तंत्र का तथा अंतःस्त्रावी तंत्र में संतुलन आता है। यह मस्तिष्क को पर्याप्त रक्त पहुंचाता है और मानसिक शांति प्रदान करता है। भावनात्मक तनाव, भय और सिरदर्द में राहत देता है और मनोवैज्ञानिक परेशानियों को कम करता है। थाइमस ग्रंथि सक्रिय होकर प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाती है। पैराथाइरॉइड ग्रंथियों के सक्रिय होने से हड्डियों का विकास और पुनर्निर्माण होता है तथा असामयिक कैल्शियम जमाव होता है। उदर श्वसन के संयोजन से शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान बेहतर होता है, जिससे तनाव कम होता है और उदर अंगों की मालिश होती है। सर्वांगासन गुदा की मांसपेशियों पर से गुरुत्वाकर्षण संबंधी अनावश्यक दबाव हटाता है, जिससे बवासीर की समस्या कम होती है।
यह पैरों, उदर और जननांगों में अवरुद्ध रक्त और द्रव्यों को बाहर निकालकर रक्त संचार बढ़ाता है और पोषण प्रदान करता है। इस अभ्यास से गर्दन की कशेरुकाएं लचीली बनती हैं और ग्रीवा क्षेत्र से मस्तिष्क तक जाने वाली तंत्रिकाएं मजबूत होती हैं। इससे कान, आँख और टॉन्सिल क्षेत्र को नया जीवन मिलता है तथा गले और नाक की कई बीमारियों से मुक्ति मिलती है। सर्वांगासन ऊर्जा के प्रवाह को नीचे से ऊपर की ओर ले जाने में सहायक होता है, जिससे वीर्य शक्ति मस्तिष्क की ओर प्रवाहित होकर ओज, तेज और ध्यान शक्ति में परिवर्तित होती है। तो आज का हमारा सर्वांगासन के बारे में था, जो हमने योगासन के दूसरे नंबर के योग में था। ठीक है, तो हमारा अगला है शीर्षासन। तो आइए हम इस शीर्षासन के बारे में पढ़ते हैं और इसके लाभ हानि जानते हैं। और इसमें ये फोटो दिया गया है, मतलब चित्र दिया गया है, आप देख सकते हैं शीर्षासन। ये है शीर्षासन। ठीक है, तो आइए हम शीर्षासन के बारे में पढ़ते हैं। एक समतल, शांत और साफ स्थान चुनें। नीचे कंबल या योगा मैट बिछाएं। कुछ देर गहरी सांस लें और शरीर को शांत करें। वज्रासन से आगे झुकते हुए अपनी कोहनियों को जमीन पर रखें और दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाकर एक त्रिकोण बनाएं। सिर के ऊपर के हिस्से, मतलब माथे के थोड़ा पीछे, को दोनों हथेलियों के बीच स्पर्श पर रखें। हाथों से सिर को सहारा दें। धीरे धीरे पैरों को सीधा करते हुए हिप्स, मतलब कमर को ऊपर उठाएं। शरीर का संतुलन बनाते हुए एक एक कर घुटनों को मोड़कर छाती की ओर लाएं। फिर धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर सीधा करें। शुरुआत में 10-20 सेकंड तक इसी स्थिति में रहें। अभ्यास बढ़ने पर समय भी बढ़ाएं। धीरे धीरे पहले घुटनों को मोड़ें, फिर पैरों को नीचे लाएं और शिशु आसन, मतलब बालासन में विश्राम करें। यह आसन किसी की देख रेख में करें। शीर्षासन के लाभ। यह आसन सहस्त्रार चक्र के जागरण के लिए अत्यंत प्रभावशाली अभ्यास माना जाता है और इसलिए इसे सर्वोत्तम आसनों में गिना जाता है। शीर्षासन मस्तिष्क तथा पीयूष ग्रंथि में रक्त संचार को बढ़ाता है, जिससे संपूर्ण शरीर और मन को पुनर्जीवन मिलता है। यह चिंता और अन्य मानसिक समस्याओं को दूर करता है, जो अनेक रोगों के मूल कारण होते हैं। इसी कारण यह दमा है, फीवर, मधुमेह और रजोनिवृत्त के दौरान उत्पन्न असंतुलनों को दूर करने में सहायक होता है। नंबर 2, इसके अलावा यह तांत्रिक का तंत्र और ग्रंथ के संबंधित विभिन्न विकारों, विशेषकर प्रजनन से जुड़ी समस्याओं के निवारण में भी मदद करता है। शीर्षासन मेरुदंड पर पड़ने वाले गुरुत्वाकर्षण के दबाव को उलट देता है, जिससे पीठ पर लगने वाला भार कम हो जाता है। परिणाम स्वरूप रक्त का प्रवाह पैरों और आंतरिक अंगों से विपरीत दिशा में होता है, जो ऊतकों के नवनिर्माण में सहायक होता है। मध्यपट पर उदर अंगों का भार पड़ने से श्वास गहरी होती है, जिससे फेफड़ों के कार्बन डाइऑक्साइड, जैविक विषाक्त पदार्थ और जीवाणु प्रभावी रूप से बाहर निकल जाते हैं। अब हमारे ये इसमें जो हेडिंग थी योगासन, तो योगासन के बारे में थी 3 लाइन: सर्वांगासन, शीर्षासन, सिद्धासन। तो हमने इन तीनों के बारे में पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे प्राणायाम। इसकी नेक्स्ट हेडिंग है प्राणायाम। तो प्राणायाम में 2 लाइन दी गई है: नाड़ी शोधन प्राणायाम और शीतली प्राणायाम। तो आइए हम इसमें सबसे पहले जो प्राणायाम में जो दिया गया है वो है नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो इसमें फोटो भी दिया गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ ये चित्र में कि कौन सा वाला चित्र है। हाँ, ये वाला चित्र है, ये वाला, इधर वाला।
ये है, ठीक है, नाड़ी शोधन प्राणायाम। ठीक है, नाड़ी शोधन की विधि। साधक पद्मासन में बैठकर चंद्र नाड़ी बाईं नासिका मतलब से श्वास अंदर लें, अपनी क्षमता अनुसार श्वास को रोकते रखें और फिर सूर्य नाड़ी मतलब दाईं नासिका से श्वास छोड़ें। इसके बाद प्राण वायु को सूर्य नाड़ी से भरें, यथासंभव कुंभक के साथ, और चंद्र नाड़ी से श्वास छोड़ें। श्वास प्रश्वास को हमेशा धीरे धीरे और नियंत्रित गति से छोड़ना चाहिए, कभी भी तेजी से नहीं। नाड़ी शोधन का लाभ। इस अभ्यास से साधक की नाड़ी समूह लगभग 3 महीनों के अभ्यास में निर्मल हो जाती है। प्राणायाम करने का समय एवं संख्या। साधक को दिन में 4 बार प्रातः, मध्याह्न, संध्या और आधी रात को प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए और धीरे धीरे कुंभक की संख्या 80 तक बढ़ानी चाहिए। अब आता है नंबर 2 पर शीतली प्राणायाम। इसमें प्राणायाम में 2 थे, एक था प्राणायाम जो नाड़ी शोधन प्राणायाम, अब है शीतली प्राणायाम। तो शीतली प्राणायाम में मैं इसका फोटो दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं। ये शीतली प्राणायाम है, ये वाला। ठीक है, ये जो 2 फोटो दिए गए हैं आप देख सकते हैं। ठीक है, ये और उसके बगल में जो दिया गया है, तो ये शीतली प्राणायाम है। शीतली प्राणायाम में जो विधि दी गई है वो है, जिह्वा के माध्यम से वायु को अंदर खींचें, कुछ समय के लिए कुंभक करें और फिर दोनों नासिका छिद्रों से धीरे धीरे श्वास छोड़ें। इसे शीतली प्राणायाम कहा जाता है। लाभ है इसके, इस अभ्यास से अजीर्ण और कफ पित्त से संबंधित बीमारियां उत्पन्न नहीं होती, मन और शरीर को शांत करता है। और अब आता है, इसमें हमने प्राणायाम में 2 हेडलाइन थी, नाड़ी शोधन प्राणायाम और शीतली प्राणायाम, तो हमने दोनों कंप्लीट कर ली है। अब आता है हमारा उड्डयन बंध। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इस योगासन के उड्डयन बंध के बारे में, जो कि हमारा बंध हेडिंग लाइन में था, उड्डयन बंध और मूल बंध। तो उड्डयन बंध की जो फोटो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये उड्डयन बंध है, ये देख सकते हैं आप। तो देखा आपने, ये उड्डयन बंध है। तो उड्डयन बंध में हम पढ़ेंगे सिद्धासन, सिद्धियोनि आसन या पद्मासन में बैठें, मेरुदंड सीधा रखें और घुटनों को जमीन से स्पर्श में रखें। नितंबों को ऊंचा करने के लिए तकिए का इस्तेमाल किया जा सकता है। आंखें बंद करके पूरे शरीर को आराम दें ताकि घुटने नीचे रहें। हथेलियों को बिना मोड़े घुटनों पर रखें। नासिका से गहरी सांस लें, फिर हुश की आवाज़ से साख मुख मार्ग से श्वास बाहर निकालें और फेफड़ों को पूरी तरह खाली करें। श्वास बाहर रोकें, आगे झुकें, हथेलियों से घुटनों पर दबाव डालें, कोहनियों को सीधा करें और कंधों को ऊपर उठाएं, जिससे मेरुदंड अधिक फैलता है। ठुड्डी को वक्ष पर दबाकर जालंधर बंद लगाएं। उदर की मांसपेशियों को अंदर और ऊपर की ओर कसें, बिना ज़्यादा जोर लगाए। जितनी देर हो सके श्वास बाहर रोकें, फिर उड्डयन बंद खोलें। कोहनियों को मोड़ें, कंधे के नीचे सिर उठाएं और धीरे धीरे श्वास लें। श्वास प्रश्वास सामान्य होने तक इसी स्थिति में आराम करें और फिर अगला चक्र शुरू करें। श्वसन, इसमें लिखा है श्वसन। तो उड्डयन बंद केवल बहिर्कुंभक के साथ किया जा सकता है। और अवधि, ये अवधि मतलब समय कितना और कितना समय के लिए। प्रारंभ में 3 चक्र करें, धीरे धीरे शरीर अभ्यस्त होने पर चक्रों की संख्या बढ़ाकर 10 तक ले जाए। सजगता, शारीरिक रूप से उदर क्षेत्र को और विश्वास के तालमेल पर ध्यान दें। आध्यात्मिक प्रभाव, यह मणिपुर चक्र को सक्रिय करता है। क्रम, सिर के बल किए जाने वाले आसनों के बाद उड्डयन बंद अभ्यास सरल हो जाता है। सावधानियाँ, यह एक उन्नत अभ्यास है, इसलिए इसे कुंभक, जालंधर और मूल बंधों में दक्षता प्राप्त करने के बाद ही अनुभवी मार्गदर्शक के मार्गदर्शन में करना चाहिए। सीमाएं,
बृहदांशोथ, आमाशय या आंत के घाव, डायफ्रैग्म, हार्निया, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, आँखों की गंभीर बीमारियां जैसे ग्लूकोमा और बढ़े हुए अंतः कपालीय दबाव वाले व्यक्ति इसे न करें। गर्भवती महिलाओं के लिए भी यह वर्जित है। इसके लाभ क्या क्या हैं? उद्यान बंद उदर और आमाशय से जुड़ी बीमारियां जैसे कब्ज, अपच, कृमि रोग, मधुमेह आदि के उपचार में अत्यंत प्रभावी है, विशेषकर जब ये रोग पुराने न हों। यह जठराग्नि को प्रज्वलित करता है और उदर के सभी अंगों की मालिश करता है, जिससे वे मजबूत होते हैं। एड्रिनल ग्रंथियां संतुलित होती हैं, सुस्ती दूर होती है और चिंता तथा तनाव कम होता है। पूरे धड़ में रक्त संचार सुधरता है और सभी आंतरिक अंग पुष्ट होते हैं। उड्डयन बंध मणिपुर चक्र को जागृत करता है, जिससे शरीर के भीतर ऊर्जा का प्रभाव बेहतर होता है। यह एक सूक्ष्म दबाव उत्पन्न करता है जो उस प्राणायाम, अपान और प्राण के प्रवाह को उलट देता है, जिससे नीचे के ऊपर की ओर ऊर्जा का संचार होता है। इससे ब्रह्मचर्य पालन में मदद मिलती है और मणिपुर चक्र सक्रिय होता है। अतः यह एक सूक्ष्म शक्ति का विस्फोट उत्पन्न करता है जो सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से ऊपर की ओर बढ़ती है। अब हमारा आता है इसमें दूसरा बंद में जो हमारा पहला था ये था उड्डयन बंद, और अब हमारा है मूल बंद। तो मूल बंद की जो फोटो है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मूल बंद की फोटो है, ठीक है, ये चित्र दिया गया है मूल बंद का। तो ऐसे मूल बंद होता है। तो इसके विधि क्या है मैं आपको बता देता हूँ। किसी आरामदायक आसन में बैठकर आंखें बंद करें और शरीर को पूरी तरह आराम दें। गुदा की मांसपेशियों को संकुचित करते हुए धीमी और गहरी सांस लें। मांसपेशियों को संकुचित बनाए रखते हुए अंतः कुंभ करें। बिना तनाव के जितना संभव हो संकुचन को मजबूत करें। फिर गुदा की मांसपेशियों को शिथिल करते हुए श्वास छोड़ें। इसे एक चक्र माना जाता है। जितना आराम हो सके उतने चक्र करें। शुरुआती लोगों को पेशियों पर अधिक जोर नहीं डालना चाहिए। जैसे जैसे मांसपेशियां मजबूत होती हैं अभ्यास की अवधि बढ़ाएं। सजगता, शारीरिक रूप से गुदा पर और आध्यात्मिक रूप से मूलाधार चक्र पर ध्यान न दें। सीमाएं, जिनके गुदा नाल में घाव हो उन्हें यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य के लिए मूल बंध के लाभ। नंबर 1, मूल बंध के अभ्यास से जननेंद्रियों की ऊर्जा ऊपर की ओर प्रभावित होती है, जिससे कामेच्छा पर नियंत्रण स्थापित होता है। इससे ब्रह्मचर्य का पालन अधिक सहज होता है। नंबर 2, यह अभ्यास मन को स्थिर करता है और चित्त की चंचलता को शांत करता है। इससे व्यक्ति काम विकारों से मुक्त होकर आत्म नियंत्रण की ओर अग्रसर होता है। नंबर 2, मूल बंध प्राणायाम के साथ करने पर प्राण शक्ति का संचय होता है, जिससे ऊर्जा नीचे व्यर्थ न होकर ऊपर के चक्रों में प्रवाहित होती है। यह आध्यात्मिक प्रगति में सहायक है। नंबर 4, यह बंध पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को मजबूत करता है, जिससे हस्तमैथुन या असक्त करने वाली अन्य आदतों से बचाव में मदद मिलती है। नंबर 5, मूल बंध वीर्य रक्षा में सहायक होता है, क्योंकि यह वीर्य को नीचे गिरने से रोकता है और उसे ब्रह्मतेज में रूपांतरित करने में सहायता करता है। ब्रह्मचर्य पालन करने वाले साधकों के लिए ध्यान में स्थिरता आवश्यक होती है। मूल बंध से ध्यान की गहराई और एकाग्रता बढ़ती है। तो ये हमारा मूल बंध का जो हेडिंग थी वो आज हमारी यहाँ पर समाप्त हो गई है। और जो हमारा योगासन के बारे में और हमारे ब्रह्मचर्य के लिए जो योग के बारे में हमारी जो हेडलाइन थी वो सारी पूरी हो गई है। तो हम जो नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ेंगे वो रहेगा हमारा हस्तमैथुन के बारे में। हस्तमैथुन रोकने की उपाय। तो इसमें हस्तमैथुन रोकने के क्या क्या उपाय हैं इसमें दिया गया है। तो इस वीडियो को हम
कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और हस्तमैथुन रोकने के उपाय अगली वीडियो में मिलते हैं। तो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। चैनल में बने रहें, नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। बहुत